Hey everybody, we're starting with the lecture 3.2 of the crash course. इसके पहले we were talking about कि मनी के बारे में हमने बात करी थी कि मनी सप्लाई क्या होता है, what are the types of money and all, right? Now in this lecture we will particularly talk about कि ये हम इसमें थर्ड डोज लेंगे इसका, एंड इसमें we will talk about कि what is your monetary policy committee क्या होती है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है? इसके पहले मनी सप्लाई के बारे में बात कर ली थी कि मनी सप्लाई क्या होता है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कि मनी सप्लाई क्या होता है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी को करते कैसे हैं. देयर आर टूल्स फॉर दैट. तो ये दो टूल्स हैं आपके, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. दीज आर द टू टूल्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ठीक है, अब मनी सप्लाई को हम कंट्रोल क्यों करते हैं? देखो, मनी का जो सप्लाई है इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज. अब इसकी इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? अगर मनी सप्लाई लोगों के पास बहुत ज़्यादा तो आपके मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और अगर मनी सप्लाई कम है तो फिर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है. एंड अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम आ गया तो ये डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो. डिफ्लेशन मतलब कि प्राइस जो क्या होता है फॉल करने लगता है. ओके, अब देखो कि ऐसा क्यों होता है. मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो ऐसा समझो आप कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा. अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो पीपल हैव मोर टेंडेंसी टू स्पेंड. ठीक है, तो उनका क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. जब वो ज़्यादा खरीदना चाहेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी. व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज बट द सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं हो पाया, व्हेन डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, तो इस केस में क्या होता है कि जनरल जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, वो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेशन. प्राइस इंक्रीज होगा और इसी को इन्फ्लेशन तो कहते हैं. जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, राइट? सो दिस इज, ये आपका डायनेमिक्स आपको समझना है. ओके, नाउ इसको अगर यही गेम है कि मनी सप्लाई के बढ़ने और मनी सप्लाई के कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ता घटता है, तो अगर किसी तरीके से हम मनी सप्लाई को ही कंट्रोल कर लें, राइट, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से मेरा काम हो जाएगा. अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इकॉनमी मेरी अनस्टेबल हो जाएगी. सो मेरे को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मेरे को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी. और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम दो टूल यूज़ करते हैं. पहला टूल है क्वांटिटेटिव टूल एंड दूसरा है क्वालिटेटिव टूल. इन दोनों के बारे में डिटेल में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इस लेक्चर में विल जस्ट हैव द ओवरव्यू की क्या है, ठीक है? सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. भैया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ नहीं है, ऐसी कमेटी है जो कि आरबीआई के अंदर में है, ठीक है? और ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है. पॉलिसीज का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाती है. इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, सिंपल. और जो कमिटी इसको बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं. ये आरबीआई के अंतर्गत होती है. अब इस कमेटी के बारे में कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस पर कहाँ से एमसीक्यू बनता है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स वाई आई एम कवरिंग. इसका फैक्ट भी कवर करना पड़ेगा हमें, ठीक है? अब देखो, यहाँ से पहली चीज़ देख लेना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम एमपीसी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसके बारे में एक एक डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ आपको चीज़ों को रटने के लिए, बट कुछ चीज़ों को रटना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका प्रेडिसेसर, मतलब कि पहले इसको टीएसी बोलते थे, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बोलते थे इसको. फिर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को रिप्लेस कर दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से. ये आई गेस 2016 में किया गया था. यस, 2016 में किया गया था. ओके, अब मेरे से कोई पूछेगा कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये कंपोजिशन इसका ये है कि इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. तो सबसे पहले देखो कि कितने मेंबर्स हैं इसमें. तो टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स है, राइट? तो टोटल इसमें कमेटी में मेंबर्स होंगे ना, तो कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स हैं, राइट? तो यहाँ लिखा होगा, हाँ, यहाँ 6 मेंबर्स कमेटी. ओके, टोटल मेंबर्स कितने? 6 मेंबर्स. अब एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि 5 मेंबर्स है, तो नहीं, गलत होगा. पूछ सकता है, इट इज़ वेरी वेरी प्रोबेबल कि पूछ ले आपसे, ठीक है? और कॉमन सेंस ये इंसान कहता है ना यार कि 5 हमने ज़्यादा पढ़ा होता है किसी भी कमेटी में, तो हम 5 टिक करके आएंगे, बट 5 नहीं होता, यहाँ पे 6 होता है. तो हमेशा याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं. ओके, दूसरी चीज़ कि ये साल में कितनी बार मिलेगी? इस साल में 1 बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी? नहीं, ये साल में 4 बार मिलेगी. अब इसको कैसे याद रखना है? देखो यार, जीडीपी क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, Q1 Q2 Q3 Q4, राइट? तो क्वार्टरली का मतलब क्या है? कितने बार हुआ? 4 बार हुआ, मतलब हर 3 महीने पे. तो उसी लॉजिक से दोनों इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, दोनों 4 टाइम्स अ ईयर मिलेंगे. मतलब एवरी क्वार्टर दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल मीट. तो मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, पहली चीज़. ओके,
अब मैंने कहा कि कोई भी कमेटी बनानी है या कोई भी एक्शन लेना है तो वो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू उसको पावर देना पड़ेगा। ये कमेटी अगर डिसीजन लेती है तो इस कमेटी को पावर कहाँ से आएगा? कोई ना कोई एक्ट होगा जो इसको पावर देगा। यहाँ पे कौन सा एक्ट देगा पावर? आरबीआई एक्ट। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। तो अब देखो यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, बोल देगा ना कि मॉनेटरी पॉलिसी को इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1966। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसको पावर कौन देता है? आरबीआई एक्ट पावर देता है। ठीक है, कॉमन सेंस भी है कि आरबीआई के अंतर्गत आता है। ये एक सेक्शन याद कर सकते हो तो कर लेना, ना हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट बाकी चीज़ों को याद करना है। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यार ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी का रोल मैंने बताया, कॉमन सेंस यूज़ करो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। किस तरीके से कंट्रोल करती है? ये रेपो रेट को सेट करती है। रेपो रेट हम आगे पढ़ेंगे, रेपो रेट क्या होता है, हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कि रेपो रेट क्या होता है। बट अभी देखो रेपो रेट जो है, रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये इस रेपो रेट को सेट कर देती है। अब मैं आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में। देखो रेपो रेट क्या होता है, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, ठीक है, तो किसी तरीके से कैसे होता है मैं बताऊंगा बाद में, बट आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ाती है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। अब मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। तो मान लो कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को बढ़ा देगी। और मान लो कि मार्केट में डिफ्लेशन आया है, मतलब इस केस में पैसे कम है, तो आरबीआई वुड वांट की मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को कम कर देगी। अब रेपो रेट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, अभी इतना समझ में आया? ओके, इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ओके ओके, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, क्या ये सीआरआर सेट कर सकती है या एसएलआर सेट कर सकती है? नहीं, ये सीआरआर एसएलआर सेट नहीं कर सकती। इट कैन ओनली सेट द रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट। तो एक आपका एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा कि इट कैन ओनली सेट द पॉलिसी रेट। ओके, सीआरआर एसएलआर को सेट नहीं कर सकती, यानी पॉलिसी रेट रेपो रेट एक ही चीज़ है। क्लियर है? ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इट कैन ओनली सेट द पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट एक ही चीज़ है। ये सीआरआर एसएलआर को सेट नहीं कर सकती। सीआरआर एसएलआर आरबीआई ही सेट करता है, बट आरबीआई तो बहुत बड़ी है ना। आरबीआई के अंदर में एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम करती है। ठीक है, ओके। नाउ इसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कि इसके कितने मेंबर्स हैं, क्या है वो देख लो। गवर्नर होते हैं, गवर्नर उसके हेड होते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो है वो इसके हेड होते हैं। ओके ओके, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होते हैं। फिर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड आरबीआई का कोई एक ऑफिसर होता है। तो मतलब 3 मेंबर जो हुए इसमें, इसके पास 3 मेंबर जो हुए, वो 3 मेंबर आर ऑफ द आरबीआई, और बाकी के जो 3 मेंबर हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, ओके। अब देखो और क्या चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी आपके, यहाँ देखो सेम चीज़ जो मैंने बताया कि कांट डिसाइड सीआरआर एसएलआर ओनली रेपो रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने 2 बार इसको लिखा हुआ है। ठीक है, आपको किसी के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैन डिसाइड एसएलआर सीआरआर नहीं कर सकती, सिर्फ रेपो रेट करती है। ठीक है, ओके। पॉलिसी रेट का मतलब सेट बाय एमपीसी इज बाइंडिंग ऑन आरबीआई। अब मान लो मैंने आपको कहा कि एक कमेटी है, ठीक है। अब आरबीआई, मान लो कि आरबीआई ये बड़ा सा आरबीआई है। इस आरबीआई के अंदर में एक छोटी सी हमारी कमेटी, इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका काम क्या है कि रेपो रेट को सेट करना, बस रेपो रेट को सेट करती है ये। अब इसने मान लो कुछ XYZ रेपो रेट एक्स पे सेट कर दिया, आरबीआई को बोला कि ये रेपो रेट आप करो, ये डिसीजन आरबीआई को दे दिया। अब आरबीआई क्या इस डिसीजन रिफ्यूज कर सकता है? नो, आरबीआई कैन नॉट रिफ्यूज। तो जो डिसीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट द रेपो रेट इज बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, इट्स बाइंडिंग ऑन आरबीआई। ये याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स बाइंडिंग ऑन आरबीआई। ओके, इट्स बाइंडिंग ऑन आरबीआई। कूल, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, एक और चीज़ देखना कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी है ना, ये आपके किस तरीके से आरबीआई करती है। आरबीआई का क्या मतलब, क्या होता है इसका कि आरबीआई चाहती है ना, आरबीआई चाहती है कि जो इन्फ्लेशन हो ना, वो उसको एक टारगेट दे दिया जाए कि इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा ना बढ़े या इससे कम भी ना हो। तो ये हम लिमिट सेट किया गया है 4 + -2, यानी 4 + 2 = 6 हो जाए मैक्सिमम, और 4 - 2 यानी 2 हो जाए। तो इसका मतलब ये 2 to 6 के बीच में, परसेंट के बीच में, ये आपका इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन रेट है ये वेरी करे। ठीक है, 2 to 6% के बीच में ये वेरी करे। ओके,
तो आरबीआई जो करती है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है आरबीआई या फिर फ्लेक्सिबल करती है। फ्लेक्सिबल करती है। क्यों फ्लेक्सिबल, ऐसे फ्लेक्सिबल हुआ क्योंकि ये 4 + -2 है। एग्जैक्टली 4 नहीं कहा इसने, ये कहा कि 4 से 2 आगे हो जाए या 4 से 2 पीछे हो जाए। डोंट यू थिंक इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, +2 -2 है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई यूज़ करती है। अब देखो इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि इट इज़ सेट बाय हु। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कंफ्यूज करने के लिए कि सेट बाय द आरबीआई ओनली। नो, इट इज़ नॉट सेट बाय आरबीआई। आपको लगेगा कि यार तो आरबीआई काम करता है, इन्फ्लेशन टारगेट करने का काम आरबीआई का है, तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो भी आरबीआई सेट करता होगा। बट नहीं, ये टारगेट आरबीआई को गवर्नमेंट सेट करके देती है। गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया, ठीक है। इस टारगेट को आरबीआई को बोल दिया कि देखो भैया, माय डियर आरबीआई, आपको ये टारगेट को फॉलो करना है एंड यू बेटर मेक श्योर कि आपका इन्फ्लेशन इस टारगेट्स को ब्रीच ना करे। यानी जो टारगेट आपको दे रहे हैं हम थोड़ा फ्लेक्सिबल देते हैं कि 4 + -2 कर लो, कि या तो चलो 6 हो जाए या 2 हो जाए, 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, 6 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम ना हो, राइट। तो ये आपका 2 to 6 के बीच में वेरी करे, ना इतना हो ना इससे कम हो, ठीक है। ये 2 यहाँ वेरी करे, यहाँ पे कहीं तो भी वेरी करे, ओके। तो ये देख लिया। अब एक और चीज़ कि इट इज़ बेस्ड ऑन सीपीआई। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि इन्फ्लेशन को मेजर करने का 3-4 चीज़ होता है। एक होता है आपका सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई और एक होता था जीडीपी डिफ्लेटर। ये हमने पढ़ लिया, जीडीपी डिफ्लेटर हमने पढ़ लिया है, ये दोनों हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। बट इतना तो हमें पता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। मतलब कंज्यूमर जो एक बास्केट ऑफ गुड खरीद रहा है उसके प्राइस का क्या इन्फ्लेशन हो रहा है। अब बताओ आरबीआई विल बी बॉदर्ड अबाउट, किस में ज़्यादा आरबीआई बॉदर्ड रहेगी, होलसेल वालों का प्राइस बॉदर्ड रहेगी या फिर रिटेल वालों का प्राइस पे बॉदर्ड रहेगी। सीपीआई डे टू डे एक्टिविटी में यार सबसे ज़्यादा कंजम्पशन तो डेली गुड्स का ही होता है। इट इज़ अ बिगर बास्केट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ज़्यादा सेंसिटिव आरबीआई कंज्यूमर की तरफ होगी, इसलिए आरबीआई सीपीआई को टारगेट करती है, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आरबीआई इसके बेसिस पे ये बेसिकली बताता है कि इन्फ्लेशन कितने % का है। तो सीपीआई को के बेसिस पे आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। तो पहली चीज़ की बेस्ड ऑन सीपीआई, ओके। दूसरा कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन लाया गया। इस चीज़ को आप भी एग्जाम के लिए ध्यान रखोगे। ये एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक एक पॉइंट से एमसीक्यू बनेगा। ये मैंने कितने सारे पेजेस को कंसाइज करके नोट्स बनाया हुआ है ओवर द टाइम। इस नोट्स को मैं ओडिसी कहता हूँ अपना, ठीक है। आई यूज दिस फॉर माई 3 अटेम्प्ट्स एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहते हैं, ओके। तो पहली चीज़ आ जाओ कि सीपीआई पे बेस्ड है, ओके। इसको सेट किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया। मैंने पहले बता दिया गवर्नमेंट होती है वो टारगेट सेट करती है और आरबीआई उसको क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कंसल्टेशन विद आरबीआई कॉमन सेंस है यार, कंसल्टेशन करके ही करेगी, ठीक है। आरबीआई एक्सपर्ट है। अब ये फ्लेक्सिबल करता है, रिजिड नहीं करता। 4 + -2 की इसको थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर 5 ईयर्स, अब ये 4 ईयर बोलेगा 6 ईयर बोलेगा, नहीं, फॉर 5 ईयर्स। तो अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। मैकेनिज्म क्या है, इसको स्टोरी फॉर्मेट में याद रखो कि उर्जित पटेल ने रिकमेंडेशन दिया। इस रिकमेंडेशन के बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है कि भैया लो, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है एक टारगेट सेट करती है, ठीक है। ये टारगेट जो सेट करती है ये टारगेट आरबीआई के पास जाता है एंड देन आरबीआई हैज़ टू मेंटेन एंड फॉलो दिस टारगेट फॉर हाउ मच ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो ये आपको फ्लो चार्ट देख लिया आपने किस तरीके से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सेट कर रही है, टारगेट सेट कर रही है, आरबीआई फॉलो कर रहा है और कितने साल के लिए कर रहा है, 5 साल के लिए कर रहा है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हमने पढ़ा है कि देख लिया हमने ऑलरेडी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। अब टूल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला होता है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स, ओके। ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले क्वांटिटेटिव टूल्स देखते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक चीज़ कि ये जो टूल्स होते हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं एंड दीज टूल्स आर व्हाट, दीज टूल्स आर आपके जनरल होते हैं, ठीक है। एंड ये टूल्स जो है आपके इनडायरेक्ट हैं, वेयर एज आपका जो क्वालिटेटिव होता है ये आपका जनरल नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है एंड इट इज़ डायरेक्ट इन नेचर। अब देखो मतलब क्या है इसका, मान लो कि आरबीआई को कहीं से पैसे कम करने हैं,
तो ये किसी बैंक को जाएगा, बोलेगा डायरेक्ट एक्शन ले लेगा, या फिर किसी बैंक के पास जाएगा, वो उसको मोरली सुएशन करने की, मोरली उसको परसुएट करने की कोशिश करेगा, या फिर उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। ये सब टेक्निकल टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्रेडिट राशनिंग का मतलब है कि मतलब ना कि बैंक को जो लोन मिलता है उसको रैशनिंग कर देगा, उसको कट कर देगा, इस तरह की चीज़ें करेगा। बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टूल्स जो है, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से टूल्स हैं वो क्वालिटेटिव है और कौन कौन से क्वांटिटेटिव है। तो एक मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन, स्मॉल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, ये आपको क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अब इसको मैं एक ट्रिक बता दूं आपको याद रखने के लिए, तो इसको देख लो कॉमन सेंस लगा के कि जिसमें नेम में लिखा हुआ है, इसमें कोई नंबर्स तो नहीं है, तो नंबर्स नहीं है तो इट्स मोर ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी में है, तो ऑब्वियसली इट विल टॉक अबाउट नंबर्स। तो ये सारे के सारे रेशियो के फॉर्म में, रेशियो है, ये सारे रेपो रेट्स है, ये सारे के सारे रेशियो के फॉर्म में, ओके। अब ना एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में कहाँ बनता है कि इट इज स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट इन नेचर। अब मान लो कि आरबीआई को किसी बैंक के पास एक्शन लेना होगा तो डायरेक्टली उस बैंक के पास जाएगा, ठीक है। किसी बैंक को मोरली सुएशन करना होगा तो डायरेक्टली उस बैंक के पास जाएगा, तो इट इज डायरेक्ट इन नेचर। हाउएवर अगर आरबीआई को क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कहा कि मैं रेपो रेट के बारे में बात करी थी ना अभी पीछे, रेपो रेट क्या था, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट जो सेट करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगर रेपो रेट को सेट कर दिया तो हर बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी एक बैंक के लिए तो नहीं होगा कि एसबीआई के लिए अलग है, पीएनबी के लिए अलग, नहीं, सबके लिए सेम होगा। सो इट इज मोर ऑफ जनरल इन नेचर, ठीक है। इट इज इनडायरेक्ट। हाउ इनडायरेक्ट? क्योंकि भैया अगर एक बार पॉलिसी रेट आपने सेट कर दिया तो आप किसी बैंक को डायरेक्टली जाके थोड़ी बोल रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो। आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट सेट कर दिया, अब ये रेपो रेट सेट किया, इस रेपो रेट के सेट करने की वजह से बैंक का जो मनी सप्लाई है उसमें इफेक्ट आया, राइट। सो ये इनडायरेक्टली तो हुआ, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या किया, इसने डायरेक्टली बैंक के पास गया, उसको मॉरली सुएट किया या फिर डायरेक्ट एक्शन ले लिया, तो ये डायरेक्ट हुआ। सो दिस इज वर्ड अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स एंड दिस इज क्वांटिटेटिव। याद कैसे रखना है, इसमें क्वालिटेटिव है तो इट्स मोर अबाउट, इसमें वर्ड्स होंगे और इधर नंबर्स में आपके बात चल रही है, ओके। बैंक रेट, एमएसएफ, एमएसएस, एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट इन नंबर्स, ओके। So this is about your quantitative tools and I think this is all about it. Yes, and with this lecture 3.2 is ended and इसके बाद we'll meet in lecture 3.3 जिसमें कि we will talk about this quantitative tools इन डिटेल्स। हम लोग बात करेंगे रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं, एंड दूसरे अदर तरह के रेट्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, फिर एमएसएस बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इन द लेक्चर 3.3. So stay tuned for lecture 3.3 and I'll see you in the next. Okay, till then keep studying. Bye bye.